कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण और वर्तनी को पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी अर्थात लिखने की कला, वर्ण को लिखने का जो प्रोसेस है वह वर्तनी कहलाता है। वर्ण को लिखना ही वर्तनी है। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 2, वर्ण और वर्तनी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे हम पृथक पृथक नहीं कर सकते। महेश शब्द में 3 ध्वनियां सुनाई देती हैं, म, हे और श। वास्तव में इसमें कुल कितनी ध्वनियां हैं? 6। म अर्थात म हलन अ प्लस हे बराबर ह हलन ए हलन ए और श बराबर श प्लस म। तो म, हे और श ध्वनियों में से प्रत्येक ध्वनि के टुकड़े से बनी है। इन टुकड़ों को और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें मूल ध्वनि के लिखित प्रतीक को वर्ण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके। यह भी कह सकते हैं वर्ण उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सके, जैसे कि अ, थ हलंत, द हलंत, ध हलंत इत्यादि। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों को बिना किसी सहायता से उच्चारण किया जा सकता है, अतः ये स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, अर्थात 11 होती है। अ आ, ई, उ, ए आई, ओ औ तथा री, ये हमारे स्वर है 11। अंग और अह न तो स्वर होते हैं न ही ये व्यंजन होते हैं। ये अयोगवाह में सम्मिलित किए जाते हैं। ये अयोगवाह हैं। दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन जिन्हें स्वरों की सहायता से, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता हो, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 अर्थात 33 होती है। अब है स्वरों के भेद। स्वरों के भेद में स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। सबसे पहला आता है हमारा ह्रस्व स्वर। वे स्वर स्वरों में ह्रस्व स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात जिनको बोलने के लिए हमारी ध्वनि थोड़ी कम, हमारे कंठ को ज्यादा लंबा हमें नहीं खींचना पड़ता। वे स्वर हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, इ, उ, ये ह्रस्व स्वर में सम्मिलित है। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात जिनको बोलने में इन शब्दों, इन वर्णों, इन स्वरों से ज्यादा समय लगे, जिनको बोलने के लिए हमारे कंठ को थोड़ा सा लंबा खींचना पड़े। ये होते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर में सम्मिलित हैं। अब है प्लुप्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर दोनों से भी ज्यादा अधिक समय लगता है, वे स्वर प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ओम इसका एक उदाहरण है। अनुनासिका। जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है तो वे अनुनासिक कहलाते हैं। इन स्वरों का उच्चारण चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाकर होता है, जैसे कि हंसना, आंख, दांत, आंकड़े, माग इत्यादि। अब निर्नुनासिका। जब स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है तो वे निर्नुनासिका
कहलाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ये निर्णत नासिका है। इस तरह नाग, अगर, मगर, कब, जब, तब, भाग इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब है अयोगवाह। अयोगवाह जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए नहीं बोले जा सकते, जैसे अंग, इसमें अंग अनुस्वार, इसमें अनुस्वार का बिंदु अ अक्षर का सहारा लिए हुए है, और अह यानी विसर्ग, अ के पीछे विसर्ग लगा है। इन दोनों बिंदु में अक्षर में अ ने किसी न किसी का सहारा लिया है। अनुस्वार और अनुनासिका में जो भेद हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। इसका उच्चारण करते समय सांस केवल नाक से निकाली जाती है, और अनुनासिका का उच्चारण करते समय मुख और नासिका दोनों से मिलकर होता है। इसका उच्चारण दोनों से मिलकर होता है, और इसमें केवल श्वास नाक से निकाली जाती है। अब व्यंजनों के भेद। व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन में सम्मिलित हैं। इनकी संख्या 25 अर्थात 25 है। इनका उच्चारण जब करते हैं तब जिह्वा वायु द्वारा वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, अतः ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क वर्ग, उसमें क ख ग घ ड़। फिर च वर्ग, तो च छ ज झ ड़। फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ न। फिर त वर्ग, त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब ब म को सम्मिलित किया है। अब अंतस्थ व्यंजन, ये य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये स्पर्श वर्णों तथा ऊष्म व्यंजनों के अंत अर्थात मध्य में, बीच में स्थित हैं, अतः ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जो ये स्पर्श व्यंजन है ये और ऊष्म व्यंजन होते हैं श श श ह, इन दोनों के बीच में होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन अर्थात बीच के व्यंजन कहलाते हैं। अब है ऊष्म व्यंजन, ये श श श ह होते हैं। इनके उच्चारण के समय गर्म वायु का बनना होता है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल। व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए उनमें स्वर मिलाए जाते हैं, लेकिन व्यंजनों के साथ मिलते समय उनके रूप जो है वह बदल जाते हैं। स्वरों के उन बदले रूप को मात्रा कहा जाता है। स्वरों का जो रूप बदल जाता है उन्हें हम मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। अब यहाँ पर स्वर और मात्रा दिए गए हैं। जैसे अ, तो अ की कोई अपनी मात्रा स्वयं की नहीं होती, यह स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। अब आ, तो आ की ये मात्रा है। क वर्ण के साथ में अगर हमने आ की मात्रा लगाई तो बन गया का। अब इसी तरीके से ई की मात्रा, बड़ी ई की, उ ए ऐ ओ औ, सभी स्वर की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, जिनके प्रयोग की वजह से व्यंजनों के उच्चारण और अर्थ में भिन्नता आ जाती है। वर्णों को संयुक्त करने के लिए यहाँ पर कुछ विधि प्रयोग में ली गई है। पहला, उच्चारण के क्रम के अनुसार ही वर्णों को तोड़कर लिखा जाता है। जैसे अ हलंत, च हलंत, छ हलंत, आ, तो क्या बन गया? अच्छा। ड ढ ह व्यंजन दूसरे व्यंजनों के साथ मिलकर पहले लिखे जाते हैं। इनके साथ मिलने वाले दूसरे व्यंजन इनके ही नीचे जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए खट्टा, लड्डू, प्रहलाद इनके उदाहरण है। तीसरा, यदि र किसी व्यंजन के
पहले आए तो उसका चिन्ह ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है, वर्ण के सिर पर लग जाता है। सूर्य, मूर्ख, राज, ये सब इनके उदाहरण हैं। हाँ, यदि र के साथ ई या ई की मात्रा लगाई जाए तो इसको मात्रा के बाद लिखा जाता है, जैसे महर्षि, कुर्ती, कुर्ती इत्यादि। जब र हलंत वाले व्यंजन के बाद आता है तो इसको पाए वाले व्यंजन के नीचे लिखा जाता है, जैसे विप्र, शुक्र, ताम्र, शुभ्र इत्यादि। पांचवा क हलन, च हलन, ल व द्वित्व होने पर ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों प्रकार से लिखे जाते हैं। चक्की, चक्की, कच्चा कच्चा, गन्ना गन्ना इत्यादि। अब है हमारा स्वराघात। शब्दों का उच्चारण करते हुए कभी किसी वर्ण पर विशेष बल देने का स्वराघात, विशेष बल देने को स्वराघात कहते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी शब्द या शब्दांश जो हैं वे मध्य वाले उन अंतिम वर्ण को उच्चारण अपूर्ण हो जाता है, उसे हल अक्षर की तरह बोला जाता है, तब उसे पूर्व वर्ण पर अधिक बल देना पड़ता है, जैसे कल, समय, नर इत्यादि। इनका उच्चारण कल, समय, नर की तरह होता है। अब है बालाघात। बालाघात उच्चारण में किसी शब्द या शब्दांश पर श्वास का दबाव के कारण जो बल पड़ता है वह बालाघात कहलाता है। अर्थ को उभारने के लिए वाक्य में किसी पद पर बल दिया जाता है। कुछ उदाहरण नीचे यहाँ पर हमने दिए हैं। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे दूध रोटी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ अक्षरों को संयुक्त करने की विधि दी गई है। म प्लस अ, न प्लस उ, श प्लस य प्लस अ, तो बन गया मनुष्य। इसी तरीके से कृतज्ञ, विद्युत, स्वरूप और उत्तीर्ण। वर्णों को पृथक करने की रीति अर्थात अलग करना, पृथक यानी अलग करने की नीति यहाँ पर है। विज्ञान, तो विज्ञान को कैसे अलग किया? व प्लस ई, ज प्लस ञ, तो बन गया हमारा ज्ञ, और आ प्लस न प्लस अ, तो बन गया विज्ञान। क्योंकि ज्ञ जो है वह एक संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों के मेल से बना है। क्षत्रिय, तो श एक संयुक्त व्यंजन है। का प्लस श मिलकर बना श, अ प्लस त प्लस र, ता और र मिलकर बना त्र, ई प्लस य प्लस अ, तो बन गया क्षत्रिय। दिल्ली, द प्लस ई, ल प्लस ल और ई, तो दिल्ली। इसी तरीके से अध्यापक, कश्मीर और वृक्ष। अब है वर्तनी। लिखने की विधि को वर्तनी कहते हैं। किसे कहते हैं? लिखने की विधि को ही हम वर्तनी कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसीलिए भाषा का उच्चारण शुद्ध होना, सही होना बहुत आवश्यक है। यदि हम सही बोलेंगे तो हम सही लिखेंगे भी अवश्य ही। कुछ अशुद्धियां प्राय देखने में ही आ जाती हैं, इन्हें सावधानी पूर्वक दूर करना चाहिए, अन्यथा भाषा की गरिमा जो है वह नष्ट हो जाती है। यहाँ पर कुछ शुद्ध और अशुद्ध के हमें उदाहरण दिए गए, कुछ सही लिखा है और कुछ गलतियां भी लिखी हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। नुपुर जो कि गलत है, नुपुर सही है। बारात गलत है, बारात सही है। बीमारी गलत है, बीमारी नहीं होता, बीमारी होता है। इनमें मात्राओं की कमी या किसी भी तरीके से ये अशुद्ध। जब हम
गलत बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम लिखेंगे भी गलत, इसीलिए उच्चारण हमेशा सही होने चाहिए। भौगोलिक गलत, भौगोलिक सही है। मूर्ति गलत है, मूर्ति सही है। प्रणाम गलत है, प्रणाम सही है। आयु गलत है, आयु सही है। कीजिए गलत है, कीजिए सही है। चाहिए गलत है, चाहिए सही है। कृपया गलत है, कृपया सही है। दीपावली गलत है, दीपावली सही है। चिन्ह गलत है, चिन्ह सही है। आदर्श में द पे नहीं श पे होता। व्रत गलत है, व्रत सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें शुद्ध और अशुद्ध के उदाहरण दिए गए। यहाँ पर भी शुद्ध अशुद्ध के हमें उदाहरण दिए हैं। ऋषि गलत है, ऋषि सही है। ऋण गलत, सही। प्रसाद गलत है, प्रसाद सही है। स्थाई गलत है, स्थाई सही है। व्याकरण गलत है, व्याकरण ये वाला सही है। दवाइयां गलत है, दवाइयां सही है। पूज्य गलत है, पूज्य सही है। त्रिभुज गलत है, त्रिभुज सही है। चढ़ना गलत है, चढ़ना सही है। बूढ़ा गलत है, बूढ़ा सही है। चरण गलत है, चरण सही है। पृष्ठ गलत है और पृष्ठ सही है। फीस गलत है, फीस सही है। इसमें मात्र एक बिंदी का फर्क है। कुंज सही है, कुंज गलत है। पेड़ गलत है, पेड़ सही है। बैठिए गलत है, बैठिए गलत है, बैठिए सही है। दीजिए गलत है, दीजिए सही है। विशेष गलत है, विशेष सही है। इस तरीके से यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की वजह से शुद्ध ही लेख होगा और अशुद्ध वर्तनी की वजह से अशुद्ध ही लेख होगा। ये यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध का भेद बताया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर है जरूरत गलत है, जरूरत सही है। पांचवा गलत है, पांचवा सही है। ठंडा गलत है, ठंडा ठंडा सही है। सन्यासी गलत, सन्यासी सही। जवाब गलत होता है, जवाब सही है। रावण गलत है, रावण सही है। बसंत गलत है, बसंत सही है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। इसीलिए कहते हैं हमें जो बोलना है उसका उच्चारण हम कोशिश करें कि सही उच्चारण हो। यदि हमारा उच्चारण सही होगा तो हमारा लेखन अर्थात वर्तनी भी हमारी सही होगी। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। इसमें पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वर्ण किसे कहते हैं उसके प्रकार भी लिखिए। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े या जिसको पृथक नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े या जिसको पृथक नहीं किया जा सकता। वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर तथा व्यंजन। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रश्न क स्वर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्वरों के भेद को भी लिखिए। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 अर्थात 11 होती है। स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ये 3 स्वरों के भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर वे हैं जिनकी संख्या 4 है, जिनको बोलने में उच्चारण में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 7 है,
जिनको बोलने में के लिए ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, एवं क्लुप्त स्वर वे स्वर है जिनको उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिसका उदाहरण ओम। प्रश्न ग, व्यंजन किसे कहते हैं और उनके कितने भेद होते हैं? व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको किसी की सहायता से बोला जाता है, बिना किसी सहायता के उनका उच्चारण संभव नहीं है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 अर्थात 33 होती है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। ये 3 भेद व्यंजन के होते हैं। प्रश्न घ, अनुनासिका किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है तो वे अनुनासिक कहलाते हैं, अर्थात जब दोनों से बोलते हैं तो वे अनुनासिक कहलाते हैं। इनके इस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु या चंद्रांश अनुस्वार लगाया जाता है। इसका उदाहरण है हंसना, आंख, दांत इत्यादि इसके अनुनासिका के उदाहरण। अब है निर्नुनासिका किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुख से होता है वे निर्नासिका कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कान, नाक, अगर, मगर, टगर इत्यादि इसके उदाहरण है। प्रश्न च, मात्रा किसे कहते हैं? हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? स्वरों का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। मात्रा क्या है? स्वरों का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। और ये मात्रा, इनकी संख्या 1, 2 मात्रा 10 होती है, क्योंकि और जो स्वर होता है वह स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है, तो अतः अ की कोई अपनी मात्रा नहीं होती। तो मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है तथा मात्राओं की संख्या 10 होती है। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। 6, अयोगवाह किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। जो बिना किसी अन्य वर्ण के आधार लिए नहीं बोला जा सके उसे अयोगवाह कहते हैं। जैसे किसी का सहारा लिया जाता है, किसी व्यंजन या किसी स्वर का सहारा लिया जाता है तो वे अयोगवाह कहलाते हैं। उसके उदाहरण है अंगूर, लंगूर, क्रमशः इत्यादि। प्रश्न ज, अनुस्वार और अनुनासिका में क्या अंतर है? अनुस्वार में श्वास, अनुस्वार के उच्चारण के समय श्वास केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिका के उच्चारण के समय श्वास मुख और नासिका दोनों से निकलती है। यह प्रमुख अंतर अनुस्वार और अनुनासिका में मौजूद है। विज्ञान, क्षत्रिय, आज्ञा, प्रार्थना शब्दों के अक्षर को अलग अलग अर्थात संधि करके हमें लिखना है। यहाँ स्वराघात किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। स्वराघात शब्दों का उच्चारण करते हुए किसी वर्ण पर विशेष बल देते हैं, वो स्वराघात कहलाता है। उदाहरण के लिए कल, समय इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।